हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 IPC। दोस्तों, अभी तक हम 23 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा 23 लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे अध्याय 6। क्या करेंगे? अध्याय 6। ये हमारा दोस्तों क्या है? 24वां लेक्चर है। तो आज हम करेंगे अध्याय 6। इसमें बताया गया अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध। किसके बारे में? राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 121 से लेकर 130 तक बताया गया। धारा 121 से लेकर 130 तक, 121 से लेकर 130 तक बताया गया। राज्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? राज्य के विरुद्ध अपराध मतलब राज्य का मतलब राष्ट्र। राज्य का मतलब क्या? राष्ट्र, नेशनल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है। और ये जो राज्य के विरुद्ध अपराध कौन कौन कर सकता है? नागरिक या विदेशी व्यक्ति, कोई भी कर सकता है। चलिए तो इसको देखते हैं। धारा 121 ये भारत सरकार के विरुद्ध, किसके बारे में बताता है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, ठीक है, या युद्ध का दुष्प्रेरण करना। अब दुष्प्रेरण आपने कर दिया और अपराध हो जाता है, हो या न हो, आप दोषी होंगे। क्लियर? क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, आपने युद्ध करने की कोशिश की या युद्ध करने का आपने क्या किया? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना चाहा या युद्ध करने का प्रयत्न किया या दुष्प्रेरण किया। अब युद्ध हो जाए या न हो, आपने कर दिया, ठीक है, तो ये अपराध माना जाएगा और यह दंडनीय है। क्या है दोस्तों? यह दंडनीय है। अब दंड जो होगा वो कैसे मिलेगा दोस्तों? तो इसको देखिए, निम्न में से कोई भी, अब मान लीजिए, 1 में मृत्यु दंड, 2 में आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। अब देखिए दंड क्या मिलेगा अगर आपने ऐसा कर दिया। क्या? भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का प्रयत्न किया या दुष्प्रेरण किया, तो आपको क्या होगा? मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है जी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। अब धारा 121 का अपराध कौन सा है? तो संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध है, जिसे कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। किसमें? वारंट की जरूरत नहीं है। और ये गैर जमानती अपराध है। कौन से अपराध है दोस्तों? गैर जमानती अपराध है। ऐसे मामले में समझौता नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में सेशन जज सुनवाई करेगा। कौन करेगा? सेशन जज। क्लियर? ठीक है जी, आपने देख लिया है कौन सा अपराध है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, इसमें बेल नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी आपको कर ली जाएगी। और इसके लिए दंड कितना है दोस्तों? मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 121A, ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। धारा 121 में वर्णित अपराध का षड्यंत्र क्या कहता है? धारा 121 में जो अभी हमने धारा 121 देखा है, उसमें जो लिखा गया है षड्यंत्र के बारे में, अगर उसके बारे में हम षड्यंत्र रचते हैं। अब देखिए, आपने युद्ध करने का प्रयत्न किया, मगर इसमें क्या कहता है? सिर्फ षड्यंत्र रचने। आपने युद्ध करने के प्रयत्न करने के लिए सोच ही रहे हो, 2 आदमी के साथ बात विचार भी कर रहे हो, दुष्प्रेरण भी करने का षड्यंत्र रच रहे हो, तो क्या होगा? इसके बारे में दंड कौन बताता है? धारा 121A क्या कहता है? दंड है आजीवन कारावास, क्या, प्लस जुर्माना, या 10 वर्ष तक का कारावास। कारावास कठोर भी हो सकता है और सादा भी। देखिए, अगर आपने प्रयत्न कर दिया या दुष्प्रेरण कर दिया, तब तो आपको क्या सजा मिलेगी? मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। ठीक है जी। मगर अगर आपने क्या किया? आपने अभी तक प्रयत्न नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या है? षड्यंत्र रची है। ठीक है जी, तो आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा या 10 वर्ष का कारावास। ये किसमें? धारा 121 के तहत। क्लियर? ये कौन सा अपराध है दोस्तों? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, ठीक है, अशमनीय है। सेशन कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। कौन करेगा दोस्तों? सेशन कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार की भी षड्यंत्र की बात की गई है। अगर आप
किसी राज्य सरकार के बारे में भी ऐसा करते हो दोस्तों, तो वो राज्य सरकार आपके ऊपर 121A के तहत कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, षड्यंत्र भारत के भीतर हो या भारत के बाहर हो। अगर आप भारत के बारे में भारत के बाहर से षड्यंत्र कर रहे हो या भारत में रह के षड्यंत्र कर रहे हो, ये भी धारा 121 के तहत ही लागू होगा। ठीक है जी। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार आपराधिक बल के भय अथवा प्रयोग आतंकित करने का षड्यंत्र, अगर आपने भारत सरकार या राज्य सरकार के आपराधिक बल को या भय को प्रयोग आतंकित करने के लिए किया, आपने बल का प्रयोग क्या करने के लिए, आतंकित करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हो, तो आपको धारा 121A के तहत क्या होगा, सजा दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 122 ये कहता है जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने अथवा युद्ध की तैयारी करने के आशय से लोगों को क्या करेगा, आयुध देगा। मतलब लोगों को, आयुध का मतलब होता है हथियार, गोला बारूद। लोगों को क्या करेगा, गोला बारूद देगा, या लोगों को इकट्ठा करेगा या संग्रहित करेगा या अन्य किसी तरह से युद्ध की तैयारी करेगा, तो उसको दंड जो दिया जाएगा, कैसा दंड दिया जाएगा दोस्तों, धारा 121A के जैसा दिया जाएगा। किसके जैसा, धारा 121 के जैसा दिया जाएगा। आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, या दंड कितना होगा, 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, संज्ञा अपराध है, गैर जमानती अपराध है, अशमनीय है, और इसमें सेशन कोर्ट सुनवाई देगी। अब कहोगे ये 121 के जैसा का मतलब, ये मैंने आपको समझाया है। जैसे क्या इसमें भी सजा सेम होगी जो 121 में सजा थी। धारा 122 क्या कहता है, अगर आपने किसी व्यक्ति, मतलब भारत सरकार के युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी का मतलब व्यक्ति को इकट्ठा करते हैं, आयुध जुटाते हैं, हथियार, गोला बारूद संग्रहित करते हैं या युद्ध की तैयारी करते हैं, तो धारा 122 के तहत आपको क्या मिलेगा, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है जी, या 10 वर्ष तक के कारावास। ठीक है जी, क्या होगा, 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए जी, धारा 123 क्या कहता है दोस्तों, धारा 123 कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की परिकल्पना को छुपाना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की परिकल्पना को छुपाना। ठीक है, अगर आप छुपाते हो और ये कार्य के द्वारा छुपाना, ठीक है, किस चीज के द्वारा, कार्य के द्वारा छुपाना, अवैध चूक को छुपाना, जिससे कि कार्य का होना आसान किया जा सके। ठीक है जी, तो अगर आप क्या करते हो, परिकल्पना को छुपाते हो, तो आपको जो दंड दिया जाएगा 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। कारावास कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। ठीक है जी। अब ये कहोगे अपराध कौन सा है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञा अपराध है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको, और गैर जमानती अपराध है। ठीक है जी, और इसमें सुनवाई कौन करेगा, सेशन कोर्ट। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, धारा 124 ये क्या कहता है, कहता है राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल पर संवैधानिक पदीय कर्तव्य का पालन करने से रोकने के आशय से हमला करना। ठीक है जी, ये कहता है या किसी कार्य को करने के लिए विवश करने के आशय से हमला करना, या सदोष अपरोध उनके गाड़ी या उनको रोकने की कोशिश करना, कारित करना आशय से, तो यह दंडनीय अपराध है। मान लीजिए राष्ट्रपति या राज्यपाल का गाड़ी जा रहा है कहीं, और आप बीच में क्या करते हैं, 10 आदमी खड़ा हो जाते हैं जाके, या षड्यंत्र रच रहे हैं खड़ा होने के लिए वहाँ पे जाके। ठीक है, उनको या उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर और दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर, तो ये क्या होगा, धारा 124 लगा दी जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, इसमें जो दंड होगा 7 वर्ष तक का कारावास, कारावास कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, प्लस जुर्माना। ठीक है, ये अपराध कौन सा है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और ये अशमनीय केस है, और ये कहाँ केस चलेगा, ये सेशन कोर्ट में केस चलेगा। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, धारा 124A। ठीक है जी, ये भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 124A, देखिए दोस्तों, जहाँ A, क, ख जो भी लगा हुआ है, ये सब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है,
धारा 124 ए किसकी बात करता है? सेडिशन की। किसकी? सेडिशन की, मतलब राजद्रोह की। किसकी बात करता है? राजद्रोह की। आईपीसी में पहले नहीं था, इसे कब जोड़ा गया? इसे धारा 124 ए को 1870 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1870 में जोड़ा गया। ठीक है जी। जो कोई भी बोले गए शब्दों के द्वारा, लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, ठीक है, दृश्य निरूपण का मतलब होता है नाटक के द्वारा, फिल्म आदि के द्वारा या अन्य किसी तरीके से, ठीक है जी, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अपमान पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना या क्या करना? अपीति या पदिपत, अपीति या पदिपत करना। इसका मतलब होता है अपीति या पदिपत का मतलब होता है शत्रुता की भावना जगाना या प्रयत्न करना। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? राजद्रोह माना जाएगा। क्या माना जाएगा? राजद्रोह माना जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए जो दंड दिया जाएगा, दंड कितना दिया जाएगा दोस्तों? दंड जो दिया जाएगा आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, और आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। जो कारावास है कठोर सादा कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। आजीवन कारावास दिया जा सकता है या कम से कम 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, जुर्माना। ठीक है, और जो कारावास होगा, कौन सा कारावास होगा? कठोर सादा कोई भी हो सकता है। अब कहोगे ये कौन सा अपराध है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है दोस्तों? कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध है। बिना वारंट की गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको। ठीक है, और गैर जमानती है, जमानत नहीं मिलेगी। सेशन कोर्ट, पुलिस स्टेशन से आपको क्या होगा? जमानत नहीं मिलेगी। जो 24 घंटे के अंदर पेश करते हैं ना और जमानत दे दी जाती है, वो ऐसा नहीं होगा, जमानत इसमें नहीं दी जाएगी। ये कोर्ट या केस कहाँ चलेगा? ये सेशन कोर्ट, डायरेक्ट सेशन कोर्ट। क्लियर? चलिए जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 3 केस हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस पे 3 केस हैं। कितने केस? 3 केस। अब इनको देखते हैं। पहला केस है रामनंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें आईपीसी 124 ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया। क्या? ठीक है, कि विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करता है। क्या कहा गया? असंवैधानिक घोषित किया गया और कहा गया कि क्या कहता है? अभिव्यक्ति एवं की आज़ादी का उल्लंघन करता है। आपने पढ़ा होगा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 दोस्तों, तो कहता है कि इसका क्या कहता है? वोलेशन करता है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी दोस्तों हमारे इसी चैनल पे पूरा उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जाके आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को। ठीक है, आइए पहला केस समझ में आ गया। क्या कहा गया? कि धारा 124 ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किसके आधार पे? अभिव्यक्ति, मतलब आपका फंडामेंटल राइट जो है कि कौन सा? अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉलेट करता है। इसके चक्कर में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दूसरा केस इसी में आया, तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य। यही सेम बात इसमें भी कहा गया। तीसरा केस आया केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124 ए को संवैधानिक धारा माना। किसमें माना दोस्तों? केदार सिंह बनाम बिहार राज्य में। क्या कहा? कि जो आईपीसी की धारा 124 ए है ये क्या है? असंवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है जी, ये संवैधानिक धारा माना गया। ठीक है जी। और आज अगर आप ऐसा करते हैं विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, तो आपको 124 ए लगा दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए 125 अब देखते हैं दोस्तों, धारा 125 को ये कहता है एशियाई शक्ति के विरुद्ध अपराध। ये किसके बारे में बताता है? एशियाई शक्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में, जो एशियाई शक्ति है उसके बारे में। आगे बताया गया धारा 126, भारत के साथ किसी देश का मैत्रीपूर्ण संबंध है, वहां पर लूटपाट करते हैं, तो 126 लगा दिया जाएगा। धारा 128, युद्ध कैदी को जानबूझकर भगाने के लिए, ठीक है, युद्ध कैदी जो राज्य कैदी होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हैं? भगाने की कोशिश करते हैं, तो 128 लगाया जाएगा आपके ऊपर। धारा 127 मैंने बताया नहीं, धारा 127 है जो संपत्ति
क्या किया है, 125 और 126 में लूटी गई थी उसे जब्त करना। 125 126 का मतलब जो आपने एशियाई शक्ति के विरुद्ध, एशियाई शक्ति है उनका आपने क्या किया था, सामान लूट लिया था, उस सामान और भारत के मैत्री देश के जो दूतावास है वहां से आपने जो सामान लूटा होगा उन सब सामान को जब्त किस धारा के तहत किया जाएगा, धारा 127 के तहत। क्लियर। धारा 129 क्या कहता है, युद्ध कैदी या राज कैदी को लापरवाही से क्या करना, छुप भगा देना। ठीक है, युद्ध कैदी या राज कैदी को क्या करना, लापरवाही से क्या करना, उपेक्षा पूर्वक भगा देना। आपकी लापरवाही से आपने उपेक्षा किया कि ये भाग जाए और भगा देते हो तो धारा 129 लगा दिया जाएगा। धारा 130 क्या है दोस्तों, युद्ध कैदी या राज कैदी को छुड़ाना, भगाना या छुड़ाने में सहायता करना, अपने यहाँ उसको जगह देना, शरण देना, तो धारा 130 लगा दी जाएगी। क्लियर है दोस्तों धारा 130 आपने देख लिया। अब धारा 127 से 130 से संबंधित कुछ बात है, कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, उसको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों पहला केस है मगनलाल बनाम इम्परर। ये धारा 121 का केस है। ये कहता है, क्या कहता है दोस्तों, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध का गठन व्यक्तियों की संख्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध का गठन करते हो, इसमें व्यक्ति कितने भी हो, ठीक है जी, मुख्यकर्ता व सहायताकर्ता व सहायककर्ता में अंतर कोई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आशय महत्वपूर्ण है, सरकार का विध्वंस करना था या लोक सेवक को अपने अधीन करना था। ठीक है जी, तो आपके ऊपर एक धारा 121 लगा दी जाएगी। क्लियर। किसमें कहा गया, मगनलाल बनाम इम्परर में। चलिए दूसरा केस आया, गणेश डी सावरकर केस। गणेश डी सावरकर केस, इसमें क्या हुआ, कविता के द्वारा क्या हुआ, गणेश डी सावरकर ने क्या किया, कविता लिखा, कविता के द्वारा क्या हुआ, युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण का दोषी इनको बताया गया। ठीक है जी। तीसरा केस आया, उंगला बनाम इम्परर, धारा 121 का केस है दोस्तों। इसमें कहा गया आक्रमण के बारे में, कहा गया कि लोक सेवक को अपने अधीन करना व सामान्य टैक्स को स्थगित करना या रोकना, यह भी क्या है दोस्तों, ये धारा 121 लगाई जाएगी। ठीक है। अगला केस आया दोस्तों चौथा, मीर हसन बनाम राज्य। इसमें कहा गया यह सरकारी हथियारों से लूट से संबंधित वाद था। मीर हसन बनाम राज्य, इस कौन था, यह सरकारी हथियारों से लूट के संबंध में केस था। इसमें कहा गया कि सरकारी हथियारों को लूट का यह उद्देश्य है कि व्यक्ति उस हथियारों से भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाएगा तो उसे भी युद्ध छेड़ने का प्रयत्न कोशिश माना जाएगा। क्लियर। अगला केस आया, अरविंद बनाम राज्य। इसमें कहा गया भारत सरकार के युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र तो उसे धारा 121 के तहत क्या होगा, सजा दी जाएगी। किसमें कहा गया, अरविंद बनाम राज्य में। ठीक है। अगला आया केस दोस्तों, धारा 124 ए के राजद्रोह से संबंधित केस को देखते हैं। धारा 124 ए, इसके राजद्रोह के संबंधित केस है, उसको देखते हैं। इसके केस कौन कौन से थे। इसमें केस आया योगेश चंद्र बोस बनाम क्वीन। ठीक है। दूसरा केस आया बाल गंगाधर तिलक बनाम क्वीन। तीसरा केस आया अंबिका प्रसाद बनाम क्वीन। ठीक है। निहोर रंदू बनाम इम्परर फेडरल कोर्ट, ये केस। ठीक है दोस्तों। पांचवा आया आर बनाम सुलिवन। ठीक है। छठा केस आया आर बनाम एल डेड। ठीक है सर, एल डेड। तो इतना तक क्लियर है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।